वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लर्न करेंगे कि HTML क्या होती है और HTML का क्या यूज़ है। HTML को यूज़ करके हम कैसे वेब पेजेस जो है वो बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये इस कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है और इस कंप्लीट कोर्स में हम HTML को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम इसको एक इंटरमीडिएट लेवल तक लेके जाएंगे, उस लेवल तक के जहाँ तक हम एक वेब पेज, एक अच्छा वेब पेज, अट्रैक्टिव वेब पेज क्रिएट कर सकें। साइड बाय साइड हम HTML के साथ साथ और बहुत कुछ भी लर्न करेंगे जो इससे रेलेवेंट होंगी चीज़ें। सिर्फ हम कोड पे नहीं जाएंगे कि HTML का कोड कैसे लिखना है और लैंग्वेज क्या है, बल्कि इसके रेलेवेंट के क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, डोमेन क्या होती है, वेब पेज या वेब सर्वर क्या होता है, ओके, या वेबसाइट जो है वो क्या होती है, URL के कितने पार्ट हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम साइड बाय साइड हर लेक्चर में कवर करते जाएंगे। स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को स्पेसिफिकली फोकस नहीं करना चाहिए। आप अगर HTML सीख रहे हैं तो सिर्फ आप HTML पे फोकस ना करें, बल्कि इससे रेलेवेंट जो जनरल चीज़ें हैं उनको भी आप अंडरस्टैंड किया करें। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। इस फर्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट क्या होती है। स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट क्लास है इसमें हम HTML जो है उसको कोड नहीं करेंगे, बल्कि एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा ये, जिसमें मैं आपको कंप्लीट एक ओवरव्यू दूंगा HTML के बारे में और एक पूरे वेब के बारे में कि एक वेब जो है वो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट एक ऐसी एप्लीकेशन है जो डिजाइनर या डेवलपर जो है वो मिलकर बनाते हैं किसी एक क्लाइंट साइड और किसी सर्वर साइड लैंग्वेज को यूज करते हुए। क्लाइंट साइड लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज होती हैं? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप। ओके, तो ये सारी क्लाइंट साइड लैंग्वेज हैं। ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज का मतलब ये है कि इन लैंग्वेज के ज़रिए हम वो वेब पेज रेडी करते हैं जो सामने नज़र आ रहा होता है किसी भी ब्राउज़र के अंदर। ओके, इसके साथ दूसरी जो सर्वर साइड लैंग्वेज होती हैं जैसे कि C# है, जावा है, पाइथन है, PHP है, तो इन सारी सर्वर साइड लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जो वेबसाइट होती है उसमें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग भी होती है और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग भी होती है। ओके, तो जब डेवलपर और डिज़ाइनर मिल के एक वेबसाइट बना लेते हैं, एक वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, तो उस वेबसाइट को उन्होंने किसी एक वेब सर्वर पे रखना होता है। ओके, एक वेब सर्वर पे उसको प्लेस करना होता है। जब वो वेब सर्वर पे रख दी जाती है तो उसको फिर पूरी दुनिया में कोई भी यूजर एक्सेस कर सकता है। ओके, अब एक्सेस कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो वेबसाइट है इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। स्टूडेंट, वेबसाइट में सबसे पहले एक टेक्स्ट फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल में लैंग्वेज की कोई भी फाइल, यानी C# की फाइल, HTML की फाइल, CSS की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल, जावा की फाइल या पाइथन की फाइल, ये जितनी भी लैंग्वेज की फाइल हैं ये सारी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, क्योंकि इनमें आपने कोड लिखा होता है। ओके, तो वेबसाइट का एक कंपोनेंट तो ये ज़रूरी है कि टेक्स्ट फाइल इसमें हो, लैंग्वेजेस की फाइल। नंबर 2, वेबसाइट में क्या होते हैं? इमेजेस, मतलब इमेज फाइल होती है। इमेज फाइल, अब इमेज के बहुत सारे फॉर्मेट हैं। .jpg होता है ये एक्सटेंशन। ओके, .jpg एक्सटेंशन के साथ, .jpeg एक्सटेंशन के साथ, .png एक्सटेंशन के साथ इमेज होता है, .bmp एक्सटेंशन के साथ इमेज होता है। ठीक है, तो इमेज जो है ये बहुत सारे फॉर्मेट के होते हैं। अब गूगल ने एक न्यू फॉर्मेट इमेज इंट्रोड्यूस कराए हैं, जिनके इंट्रोडक्शन के बाद जो पुराने फॉर्मेट के इमेज हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे।
अब न्यू फॉर्मेट में कौन से होते हैं, वेब पी इमेज है, गूगल ने इंट्रोड्यूस कराया है। JPEG 2000 इमेज है, ये गूगल ने इंट्रोड्यूस कराया है। ओके, तो ये इमेज की बहुत सी फॉर्मेट हैं, तो इन फॉर्मेट के ज़रिए इमेज एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये इमेज फाइल्स भी होती हैं वेबसाइट के अंदर, नंबर 2। और नंबर 3 ये है कि किसी वेबसाइट के अंदर कोई वीडियो फाइल्स भी हो सकती हैं। ओके, वीडियो फाइल मतलब जिनके डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं, जैसा कि MP4 वीडियो फाइल्स हैं, .VLC वीडियो फाइल्स हैं। तो वीडियो फाइल के भी बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं, किसी वेबसाइट में वीडियो फाइल भी हो सकती है। और नंबर 4, किसी वेबसाइट में ऑडियो फाइल भी हो सकती है। ओके, तो ऑडियो की भी डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वेबसाइट में 4 तरह के ये डिफरेंट रिसोर्सेज भी इनको कह सकते हैं, फाइल्स भी इनको कह सकते हैं, ये फाइल्स होती हैं। अब ये है कि ये जितने भी फाइल्स या रिसोर्सेज हैं, इनको एक्सेस करने के लिए एक यूनिक, हर एक का एक यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक एड्रेस मीन के एक यूनिक URL होता है। ओके, अब URL क्या है? URL ये होता है कि जो आप किसी ब्राउज़र को ओपन करके उसके ऊपर एड्रेस बार में आप एड्रेस टाइप करते हैं और जब ओके करते हैं तो वो URL जिस भी फाइल का होता है, चाहे वो लैंग्वेज की फाइल है, चाहे किसी इमेज की फाइल है, चाहे वीडियो ऑडियो की फाइल है, तो वो फाइल एक्सेस हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने techilm.com किया, तो ये techilm.com की जो फर्स्ट फाइल है यानी होम फाइल, वो सामने डिस्प्ले हो गई है। ओके, इसमें अगर मैं ये C++ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए C++ के रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो सामने डिस्प्ले हो गई हैं। मैं इसकी फर्स्ट जो फॉर लूप इन C, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें फॉर लूप इन C की जो HTML फाइल है ये सामने डिस्प्ले हो गई है। तो इट मीन्स कि अब मैंने इस फाइल का जो ये URL है, ये कंप्लीट URL ये दिया है, तो ये फाइल एक्सेस होके सामने ये शो हो गई है। ओके, तो इसी तरह बाकी भी, जैसे मैं अब चलता हूँ किसी इमेज के ऊपर, हर इमेज का भी अपना एक URL होता है। फॉर एग्जांपल ये इमेज है, इसके ऊपर आके मैं राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी लिंक एड्रेस, ओके, इसको मैं कॉपी करता हूँ और एक और टैब में जाकर इसको मैं पेस्ट करके ओके करता हूँ, तो ये देखिए ये इमेज सामने ओपन हो गया। तो ये इमेज की का URL है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम कोई वीडियो के लिए YouTube पे जाते हैं और YouTube में हम टॉप पे सर्च कर लेते हैं चैनल जो हमारा है माइटी IT। ओके, तो ये देखें ये फर्स्ट चैनल आ गया है, ये टॉप पे है, इसको मैं ओपन करता हूं और यहाँ पे कोई भी ये एक फाइल वीडियो फाइल है, इस पे मैं राइट क्लिक करता हूं तो ये कॉपी लिंक एड्रेस, अब ये वीडियो का URL है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके ओके करता हूं तो ये देखें डायरेक्ट ये उस वीडियो फाइल पे ये ब्राउज़र चला गया और ये वीडियो फाइल ओपन हो गई है। ओके, और इस तरह ऑडियो फाइल का भी जो है वो एक URL होता है। तो ये 4 जो वेबसाइट के कंपोनेंट हैं, यानी टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल और इमेज फाइल, इन सब का यूनिक URL होता है, यूनिक एड्रेस होता है जिसके जरिए इनको एक्सेस किया जाता है। ओके, तो ये तो वेबसाइट के बारे में था कि वेबसाइट क्या होती है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि जो URL है ये क्या होता है। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, ये इसका एब्रीवेशन है URL। अब जैसे हमने टॉप पे techilm.com ये हमने URL दिया तो ये पेज ओपन हो गया। अब अगर हम टॉप पे आएँ तो ये techilm.com ये URL है और कंप्लीट URL अगर आप डबल क्लिक करें तो ये कंप्लीट URL सामने आपके आ जाएगा। इस URL के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। इस URL के 5 पार्ट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 5 पार्ट जो हैं ये कौन कौन से हैं। ये URL है, टॉप पे आपको नजर आ रहा है,
इसमें सबसे पहले ये HTTPS आपको नजर आ रहा होगा। HTTPS, ये HTTPS प्रोटोकॉल है। ओके, URL जब आप देते हैं तो दो तरह के प्रोटोकॉल यहां पे आप दे सकते हैं, HTTP और HTTPS। HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसको जो एब्रीवेशन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, और जो S के साथ है ये सिक्योर हो जाता है। ठीक है, जो सिंपल HTTP है उसमें आपकी क्लाइंट से सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर नहीं होती, और जो HTTPS है इसमें क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन सिक्योर हो जाती है। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट जो URL का है ये क्या है, प्रोटोकॉल। ओके, इसके बाद मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूं, ये वाला टेक इलम। ओके, ये टेक इलम जो है ये डोमेन नेम है। डोमेन नेम क्या होता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी स्कूल कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी इंडिविजुअल वो अपनी डोमेन का क्या नाम रखता है। ठीक है, जब वो डोमेन परचेज करता है, ये मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि ये डोमेन परचेज कहाँ से की जाती है। बहरहाल फिलहाल ये आप समझे कि ये डोमेन नेम जो है वो जो भी अपना कोई बिजनेस या कोई अपनी वेबसाइट या कोई जो भी वेब पे स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए वो एक डोमेन सिलेक्ट करता है। मैंने ये डोमेन टेक इलम जो है ये सिलेक्ट की थी, उसके बाद मैंने ये बाय की, तो दिस इज कॉल्ड डोमेन नेम। तो ये URL का सेकंड पार्ट हो गया। ओके, URL का जो थर्ड पार्ट है वो है ये एंड पे .com। ओके, इसको क्या कहते हैं, ये TLD है। TLD टॉप लेवल डोमेन, TLD टॉप लेवल डोमेन। और ये टॉप लेवल डोमेन जो है TLDs हैं, इस ये कई किस्म की हो सकती हैं। जैसे .com है तो .com ग्लोबली पूरी दुनिया में कहीं भी जो है वो चलता है, इसको यूज़ किया जाता है। ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता, कोई कंट्री या बिजनेस स्पेसिफिक नहीं होता। ओके, ये ग्लोबली यूज़ किया जाता है .com। इसी तरह कंट्री स्पेसिफिक डोमेन भी होती हैं, जैसे .pk आप करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे FPSC करते हैं, ये अगर आप देखें fpsc.gov.pk। ओके, तो ये खुद ब खुद पीके आ गया। एक और मैं आपको डोमेन दिखाता हूं, ये देखें legendspro.pk। ओके, अब इस legendspro.pk में ये जो .pk है ये TLD है। ओके, लेकिन ये TLD स्पेसिफिक टू कंट्री है। ओके, ये पाकिस्तान के लिए है। ऑल दो ये पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सेसिबल है, लेकिन इसकी जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान में इसको दी जाएगी। ओके, इसी तरह .pk के साथ ये और .net भी होती हैं, .org भी होती है, ओके, .biz भी होती है। ये सारी जो हैं ये TLDs हैं। ओके, तो ये TLD क्या होगी, थर्ड जो URL का तीसरा पार्ट है। अब इसके बाद जो URL का चौथा पार्ट है वो है ये स्टार्ट में www। ओके, ये www जो है ये इसको SLD कहते हैं, सेकेंडरी लेवल डोमेन या सब डोमेन। ओके, तो ये भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। आपने हमेशा www देखा होगा, ये FTP भी हो सकता है, FTP भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इस तरह ये डॉक्स भी हो सकता है, DOCS, लेकिन चूँकि आपके रूटीन यूज़ में ये www ही होता है तो इसलिए आपको ये ज़्यादा फेमिलियर होंगे इससे। बहरहाल ये भी डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि जो बंदा अपना बिजनेस रन करना चाह रहा है वो कौन सी किस तरह की यूज़ करे। तो ये है SLD, सेकेंडरी लेवल डोमेन या सब डोमेन। ओके, और इसके बाद जो फिफ्थ है, मैं उसके लिए बेहतर है कि मैं किसी एक और लिंक को क्लिक करके जाता हूं। ये अब अगर आप देखें तो एंड पे ये जो कंप्लीट मैंने हाईलाइट कर दिया है 2020/5/for loop in cpp.html, इसको परमालिंक कहते हैं। परमालिंक, ठीक है, परमालिंक।
ये परमालिंक क्या होता है, ये स्पेसिफिकली उस वेब रिसोर्स को या उस वेब फाइल को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है, जिस पे हमारा ये वाली फाइल जो है वो पड़ी हुई है। ओके, तो इसको परमालिंक बोलते हैं। अब टोटली कितनी होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोटोकॉल यूआरएल का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट डोमेन यूआरएल का, थर्ड पार्ट टीएलडी, ओके, और फोर्थ पार्ट एसएलडी, और फिफ्थ पार्ट परमालिंक। तो ये यूआरएल के टोटल 5 पार्ट होते हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि लेट्स सपोज हमने एक वेबसाइट बना ली है और उस वेबसाइट को हमने कहीं पे वेब पे चलाना है। ओके, जैसे कि मैंने ये techilm.com फॉर एग्जांपल ये मैंने वेबसाइट बना ली। अब मैंने इसको इंटरनेट पे प्लेस करना है कहीं, ताकि पूरी दुनिया में कहीं से भी ये एक्सेस हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि मुझे एक डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा। ओके, डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने परचेज किया techilm। तो ये डोमेन नेम किन से परचेज करते हैं, मैंने ये परचेज किया था ओस्टर ब्रेक से, ठीक है। ये osterbrek.com ये पाकिस्तान में है, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। और ये डोमेन्स भी सेल करते हैं और होस्टिंग भी सेल करते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि डोमेन जो है ये सेल करते हैं। ये देखें, आप ये डोमेन में आए तो रजिस्टर अ डोमेन, इस पे आप क्लिक करें, रजिस्टर अ डोमेन, और यहां पे आप अपनी मर्जी की कोई भी डोमेन दे दें। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं सॉफ्ट ट्यूटर, और मैं सर्च करता हूं। अब ये सर्च कर रहा है कि क्या ये softtutor.com या बाकी इसकी TLD के साथ अवेलेबल है या नहीं है। अगर आप देखें तो इसने बता दिया है कि softtutor.com इज अनअवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? ये ऑलरेडी किसी ने बुकिंग करवा ली है। ये अगर देखें तो .com इसने डिसेबल कर दिया है। हाँ, अलबत्ता .pk के साथ ये अवेलेबल है। ओके, क्योंकि ये इसने ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ले सकते हैं, और ये 2500 रुपया पर 2 ईयर, ठीक है, ये 2 साल के लिए होती है। .pk के साथ आप 2 साल के लिए 2500 रुपया देकर ये डोमेन परचेज कर सकते हैं। ओके, इसी तरह .online TLD के साथ भी ये अवेलेबल है, और इसमें 6000 रुपया जो है ना ये चार्ज करते हैं 2 साल का। इसी तरह ये .shop के साथ, .site के साथ, .top के साथ, ये सारी TLDs हैं। ओके, लेकिन अब स्टूडेंट यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया में ये जो डोमेन है ये यूनिक होती है। ओके, अगर softtutor.pk आपने डोमेन ले ली है तो इसके बाद पूरी दुनिया में कोई और ये नहीं ले सकेगा। तो इस डोमेन की जो यूनिकनेस है ये कौन इंश्योर करता है? तो ये दुनिया में एक हुइज एक ऑर्गेनाइजेशन है, हुइज। आप इसके बारे में, हुइज के बारे में आप जो है वो नेट पे जो है वो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि ये हुइज क्या है। ये इंश्योर करता है कि पूरी दुनिया में जो वेबसाइट वेब के लिए डोमेन नेम है वो यूनिक रहें। ओके, तो जब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ softtutor की बजाय, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ डिग पाकिस्तान और इसको मैं सर्च करता हूँ, तो अब ये सर्चिंग में ये प्रोसेसिंग कहाँ से हो रही है? सर्चिंग में ये हो रहा है कि ये रिक्वेस्ट जाती है हुइज को, और हुइज कंफर्म करता है कि भाई ये डोमेन पहले रिजर्व है या नहीं है। ओके, तो ये वैसे बहुत अच्छी डोमेन है डिग पाकिस्तान। मैं हैरान हूँ कि digpakistan.com के साथ ये अवेलेबल है, वरना .com के साथ जो है वो बहुत कम ही डोमेन अवेलेबल होती है। ये अवेलेबल है, इसको वैसे परचेज कर लेना चाहिए। स्टूडेंट, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की जो यूनिक और अच्छी कीवर्ड्स की डोमेन है वो परचेज करके अपने पास रख लेते हैं, सिर्फ किस लिए कि इनको वो महंगे दामों सेल करेंगे। ओके, तो ये डिग पाकिस्तान वैसे एक अच्छी डोमेन है, ये अगर परचेज कर ली जाए तो ये अच्छे
प्राइस पे सेल हो सकती है। ठीक है, तो ये देखें ये अवेलेबल है। इसी तरह ये .pk के साथ भी अवेलेबल है, .online के साथ भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये डोमेन अवेलेबल है। अब इस डोमेन की जो यूनिकनेस है वो हुइज ने इंश्योर की है। ओके, तो अगर आपने इसको परचेज करना हो तो आप यहाँ पे देखें ऐड टू कार्ट, आप ऐड टू कार्ट करेंगे। ओके, तो ये इनके कार्ट में ऐड हो गई है। इसके बाद नीचे आप ये कंटिन्यू पे क्लिक करें, तो कंटिन्यू पे क्लिक करें तो ये आप नेक्स्ट पेज पे आ गई है। यहाँ पे आपने ये मजीद कंटिन्यू अगर आप करेंगे तो ये देखें इसने ये इसका बिल डिस्प्ले करा दिया है कि ये 1500 में, और ये पर ईयर है। ये देखें 1500 पर 1 ईयर, क्योंकि जो .com डोमेन है वो 1 साल के लिए होती है, जो .pk डोमेन है वो 2 साल के लिए होती है। तो .pk सस्ती होती है, .com जो है वो पर ईयर 1500 रुपए में होती है। ओके, तो इस तरह अगर हम इसको इनको पेमेंट कर दें तो ये एक्टिवेट कर देंगे। जो ये एक्टिवेट होगी तो ये डोमेन आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगी। ओके, तो इस तरह आप डोमेन एक परचेज कर लेते हैं। ये है डोमेन नेम। ओके, तो ये जो होस्टर पीके है, ये होस्टर पीके एक डोमेन रजिस्ट्रार है। डोमेन रजिस्ट्रार यानी ये अपने पास डोमेन की इन्होंने एक पूरी रजिस्ट्री होती है, पूरा रिकॉर्ड होता है, जिनमें ये मेरा रिकॉर्ड जो है इनके पास होगा कि ये जो टेक इलम है या ये जो डिग पाकिस्तान है, ये फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ डेट को जो है इतनी अमाउंट में परचेज़ की है। पूरी डिटेल उनके पास अवेलेबल होती है। ओके, तो इसी तरह हुइज में भी ये रिजर्व हो जाती है जब इधर से ये परचेज कर ली जाती है। तो ये हो गया व्हाट इज़ डोमेन नेम, हाउ टू बाय अ डोमेन नेम। डोमेन आप अगर किसी अच्छी डोमेन प्रोवाइडर से लें तो वो ज़्यादा सूटेबल होगी। जैसे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अच्छे डोमेन प्रोवाइडर हैं वो गोडैडी है। ओके, ये गोडैडी दुनिया में सबसे टॉप पे है, ये गोडैडी है। इसी तरह ब्लू होस्ट है, होस्ट गेटर है, ये दुनिया में टॉप पे हैं। ये अगर आप इनसे परचेज कर लें तो ये एसईओ पर्सपेक्टिव से, यानी एसईओ पर्सपेक्टिव मीन कि आपकी जो इस पे वेबसाइट होगी वो ज़्यादा जल्दी रैंक करेगी। तो ये जो पाकिस्तान की हैं या कंट्री स्पेसिफिक हैं, इनकी उस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अच्छी जो है वो रेपो नहीं होती। इनको गूगल इतना ज़्यादा वो रैंक नहीं करता जितना कि ये गोडैडी को, होस्ट ब्रेक को, गोडैडी को, ब्लू होस्ट को या होस्ट गेटर को करता है। ओके, तो ये होगी डोमेन के बारे में। अब स्टूडेंट आपने वेबसाइट भी बना ली, आपने डोमेन नेम भी परचेज कर ली। अब थर्ड काम ये है कि आपने अपनी वेबसाइट को कहाँ पे रखना है। ओके, तो आप अपनी वेबसाइट को जहाँ पे रखेंगे उस पीसी का नाम होगा होस्टिंग सर्वर। ओके, होस्टिंग सर्वर या वेब सर्वर। ओके, तो अब ये होस्टिंग सर्वर या वेब सर्वर ये क्या होता है स्टूडेंट? दुनिया में बहुत सारी ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं जिन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर, बहुत बड़े बड़े पीसी रखे हुए हैं जिनमें मेमोरी जो है वो कई हज़ार टेराबाइट होती है। ओके, तो बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है और उन्होंने किया होता है कि अपने उन पीसीज में वो जो मेमोरी होती है वो मेमोरी वो वर्ल्ड वाइड दुनिया को सेल करते हैं। ओके, वो दुनिया को सेल करते हैं मेमोरी। फॉर एग्जांपल मैं होस्ट ब्रेक पे दोबारा जाता हूं। अगर होस्ट ब्रेक पे ये अगर आप देखें डोमेन के बाद नेक्स्ट है होस्टिंग। ओके, ये वेब होस्टिंग। अब मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये होस्टिंग में अपने डिफरेंट जो पैकेजेस हैं ये बता देते हैं कि हमारे कौन कौन से पैकेज हैं जो आप होस्टिंग के लिए परचेज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये इनके देखें, ये इनके 4 पैकेजेस हैं जो ये दे रहे हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पैकेज है
ये है 1 to 5 रुपीज़ पर मंथ। ओके, ये पर मंथ लिखा है, आप पर ईयर भी ले सकते हैं, ज़्यादातर पर ईयर ही होती है। ओके, अब इसमें ये एक वेबसाइट जो है वो आप रख सकते हैं। ओके, इसकी कोई सब डोमेन आप नहीं बना सकते। ओके, 1 GB आपको मेमोरी मिलेगी, स्टोरेज मिलेगी आपको 1 GB की। ओके, 1 GB SSD यानी SSD कार्ड जो है उस पे आपको 1 GB की स्टोरेज मिल जाएगी, जिस पे आप अपनी वेबसाइट रख सकते हैं। ओके, इस तरह 30 GB जो मंथली ट्रांसफर है। ओके, 30 GB मंथली ट्रांसफर आपकी जो ट्रैफिक होगी जो आपकी ट्रैफिक होगी, यानी कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट को ज़ाहिर एक्सेस करेगा, देखेगा, पढ़ेगा, वो आपकी सर्फिंग करेगा, तो वो सर्वर से, क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को, और सर्वर से वो सारा डेटा जो है वो आएगा रिस्पांस के तौर पे क्लाइंट के पास, क्लाइंट देखेगा। तो ये क्लाइंट सर्वर जो कम्युनिकेशन होगी, इसमें डेटा जो है वो कंज्यूम होगा। ठीक है, तो ये जो है 30 GB मंथली डेटा आप कंज्यूम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हो जाए तो वो फिर ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, इस तरह ये एंट्री रिसोर्सेज है, ये लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह 5 आप डेटाबेस इसमें जो है वो क्रिएट कर सकते हैं MySQL के। ठीक है, इसी तरह ये इनकी आगे भी कुछ जो है ना, लास्ट पे मैं आपको बताता हूँ कि ये सी पैनल, ओके, ये सी पैनल एंड सॉफ्टक्यूल्स। तो ये सी पैनल जो है ये आपको, जब आप ये होस्टिंग परचेज करते हैं तो आपको एक सी पैनल की जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आपको दे देते हैं। आप इस सी पैनल पे जब लॉगिन होते हैं तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप अपने पीसी के सामने बैठे हैं, आपके सामने एक और जो पीसी है, जो आपने वो 1 GB की होस्टिंग स्टोरेज परचेज कर ली है, वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब उसके अंदर आप अपनी वेबसाइट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। जब उसके अंदर आप अपनी वेबसाइट अपलोड करेंगे तो आपकी वेबसाइट उस होस्टिंग सर्वर के ऊपर पब्लिश हो जाएगी। ओके, तो एंड पे एक ये देखें फ्री SSL, ये वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। URL के पार्ट के स्टार्ट में जो प्रोटोकॉल होता है HTTP और HTTPS, जो HTTPS है वो सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, सिक्योर क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन होती है। तो उसको सिक्योर बनाने के लिए क्या होता है कि जहाँ से हम होस्टिंग लेते हैं वो हमें एक SSL सर्टिफिकेट देते हैं। SSL मीन सिक्योर शेल, सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके, तो ये सिक्योर सॉकेट लेयर एक सर्टिफिकेट होता है जिसके ज़रिए ये HTTPS जो है वो एनेबल हो जाता है और क्लाइंट टू सर्वर जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर होती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप बाकी पैकेजेस में भी जाएं तो इससे अच्छे पैकेजेस हैं ये। अगर आप नेक्स्ट में जाएं तो देखें आपकी जो स्पेस है वो 2 GB है इसमें। इसी तरह आपकी जो मंथली ट्रांसफ़र है वो 50 GB है, और यहाँ पे आप 3 सब डोमेन भी बना सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट पैकेज में जाएं तो आपके ये पैकेजेस जो हैं वो आगे डिफरेंट पैकेजेस हैं, आप जौन सा भी पैकेज लेना चाहें। तो स्टार्टिंग में आप एक नॉर्मल सा पैकेज ले लें, ये बाद में चेंज भी हो सकता है। तो जब आप इनसे होस्टिंग परचेज कर लेंगे तो ये आपको एक सी पैनल का पासवर्ड, आईडी और पासवर्ड दे देंगे। आप उसमें जब लॉगिन होंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को अपलोड कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ तक क्या हुआ कि हमने वेबसाइट भी बना ली। वेबसाइट बनाने के बाद हमने डोमेन नेम, यानी किस डोमेन के ज़रिए आपकी जो वेबसाइट है वो लोग एक्सेस करें URL देकर, वो भी परचेज कर लिया। और अब हमने इस वेबसाइट को कहाँ पे रखना है उसके लिए जो होस्ट प्रोवाइडर हैं उनके होस्टिंग सर्वर से हमने स्टोरेज भी परचेज कर ली। तो अब हमने उस अपनी वेबसाइट को उस पे अपलोड कर देना है। जब अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद वो एक्टिव हो जाएगी, और यहाँ से कोई भी बंदा, अगर हमने डिग पाकिस्तान की है तो HTTPS, अगर हमने SSL परचेज किया है तो https://digpakistan.pk, ओके, या .com अगर परचेज किया है करके जब एंटर करेगा तो आपकी वेबसाइट का
जो आपने अपलोड किया है उसका पहला पेज ओपन हो जाएगा। चूँकि अभी ये किसी ने भी परचेज नहीं की, इसलिए ये देखें इसने कहा है कि दिस साइट कांट बी रीच्ड, कि ये जो डोमेन नेम है इसके ऊपर, इस डोमेन नेम पे कोई भी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, तो होपफुली आपको डोमेन का और होस्टिंग का पता चल गया होगा कि डोमेन नेम और क्या क्या होता है और कैसे परचेज किया जाता है, होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग सर्वर क्या होता है। होस्टिंग सर्वर जो है उसके ऊपर वेबसाइट को प्लेस किया जाता है जहाँ पे वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। अब स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि जब वेबसाइट आपकी किसी होस्टिंग सर्वर पे, होस्टिंग सर्वर के अंदर फिर एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर वेबसाइट जो है वो रखी जाती है। तो अब हमारी वेबसाइट जो है वो ऑन एयर हो गई है। अब इसके बाद क्लाइंट टू सर्वर जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है स्टूडेंट? सर्वर में एक तो मैंने आपको बताया कि होस्टिंग सर्वर वो कंप्यूटर है जहां से आपको स्टोरेज मिल जाती है जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं। ओके, अब उस कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वेब सर्वर का। ओके, वेब सर्वर का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट होती है। अब वो जो वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर है वो आप भी अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप वो वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर अपने पीसी में इंस्टॉल करें तो आपका पीसी भी वेब सर्वर बन जाएगा। ठीक है, और अगर इसी तरह क्लाइंट के जो सॉफ्टवेयर हैं, क्लाइंट के सॉफ्टवेयर कौन से हैं? ब्राउज़र्स, जैसे गूगल क्रोम है, इसी तरह मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है, ये सारे जो क्रोम्स हैं, ये सारे जो ब्राउज़र्स हैं, ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर हैं। अगर ये आप अपने पीसी पे इंस्टॉल करें तो आपका पीसी क्लाइंट बन जाएगा। ठीक है, तो एट ए टाइम आप अगर क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लें और वेब सर्वर भी इंस्टॉल कर लें तो आपका पीसी जो है वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होगा और क्लाइंट भी बन जाएगा और वेब सर्वर भी बन जाएगा। वेब सर्वर में फॉर एग्जांपल जो लोग PHP की कोडिंग करते हैं तो वो वैम्प सर्वर इंस्टॉल करते हैं। ओके, जैसे वैम्प सर्वर अगर आप सर्च करें तो ये देखें, ये वैम्प सर्वर आपके सामने इसका जो गूगल की सर्च पेज है वो शो हो गया है और इसमें टॉप पे वैम्प सर्वर डाउनलोड। आप वैम्प सर्वर जस्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल करें तो आपका क्या होगा कि यही पीसी वेब सर्वर बन जाएगा और इसी वैम्प सर्वर को आप ओपन करके इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट रखें और अपनी वेबसाइट रखने के बाद आप अपने क्लाइंट के ज़रिए यानी इस गूगल क्रोम के ज़रिए आप लोकल होस्ट को यूज़ करते हुए, ओके, लोकल होस्ट को यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट को जो है वो रन कर सकते हैं। क्योंकि जब लोकल होस्ट का मतलब ये है कि जब आपका वेब सर्वर आपके ही पीसी पे इंस्टॉल है और उसी में आपकी वो वेबसाइट है जिसको आपने यूज़ करना है, एक्सेस करना है। ठीक है, तो उसके लिए लोकल होस्ट यूज़ होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक मैंने बताया है कि वेबसाइट क्या होती है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, वेबसाइट के कंपोनेंट कौन से होते हैं। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया कि URL क्या होता है और इसके 4-5 पार्ट्स कौन से होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि वेबसाइट आप जब बना लेते हैं तो डोमेन परचेज करते हैं, वो कैसे परचेज करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि होस्टिंग सर्वर से आप स्टोरेज कैसे परचेज करते हैं जहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट को अपलोड करना होता है। ओके, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि क्लाइंट और सर्वर ये क्या होते हैं। क्लाइंट और सर्वर दोनों एक तरह के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, जो सर्वर सॉफ्टवेयर है उसमें आप अपनी वेबसाइट को रखते हैं, जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर है वो उस सर्वर को एक्सेस करता है। ओके, अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल है और आपके लिए बड़ा ही वो अमेजिंग और सरप्राइजिंग होगा कि वो टूल होता है डेवलपर टूल। ये मोज़िला फायरफॉक्स में भी है और गूगल क्रोम में भी है। आप इसमें गूगल क्रोम में टॉप पे ये 3 जो डॉट्स हैं इन पे क्लिक करें, नीचे आए मोर टूल्स में और नीचे ये डेवलपर्स टूल। ओके, या आप कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करें
तो फिर भी वो डेवलपर्स टूल जो है वो ओपन हो जाएगा, या आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करें तो आपका ये जो टूल है ये ओपन हो जाएगा। ये अगर आप देखें तो ये बॉटम में ये ओपन हो गया है। ये मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप हाफ स्क्रीन में, ये क्या है, गूगल डेवलपर्स टूल, इसको डेवलपर्स टूल भी कहते हैं और इसको गूगल लाइट हाउस भी कहते हैं। ओके, गूगल लाइट हाउस भी कहते हैं। स्टूडेंट, ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है। अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो आपको क्लाइंट सर्वर कंप्लीट कम्युनिकेशन की समझ आ जाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक कोई वेबसाइट जो है वो ओपन करता हूँ, डिजी स्किल्स को ही ओपन कर लेता हूँ। डिजी स्किल यू नो के बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है लर्निंग के लिए। तो यहाँ पे मैं आकर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, तो ये मेरा जो डेवलपर टूल है ये ओपन हो गया है। अब इस डेवलपर टूल में अगर आप देखें तो ये सारी इस वेब पेज की HTML, ठीक है, ये देखें ये सारी इस वेब पेज की HTML आपको नज़र आ रही है। ये सारी HTML है इस वेब पेज की जो लिखी हुई है। ओके, अच्छा, ये हमने टॉप पे एलिमेंट को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप राइट साइड पे आएँ तो ये सारी इस वेब पेज की जो CSS है वो लिखी हुई है। ओके, सारी CSS लिखी हुई है। अगर आप कंसोल पे आएँ तो यहाँ पे ये सारे एरर्स आपको दिखा देता है कि इसमें वेब पेज में कौन कौन से कितने एरर्स हैं और कितनी एक्सेप्शंस हैं जो आप ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप सोर्स पे आएँ तो ये आपको सारे सोर्सेज दिखा देता है। आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये CSS का फोल्डर है और इसके अंदर आप इसको एक्सपेंड करें तो ये बहुत सारी ये CSS है। ये देखें ये सारी, मैं एक एक करके ये क्लिक करता हूँ तो ये राइट साइड पे पूरी CSS ओपन हो रही है। ये सारे CSS की का कोड है। ओके, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और नीचे आता हूँ फॉन्ट्स, तो ये फॉन्ट्स की भी एक फ़ाइल है। ठीक है, ये फॉन्ट्स देखें इन्होंने एक फ़ाइल रखी हुई है। इसके नीचे अगर आप आएँ तो ये इमेजेस की एक फ़ाइल है। ठीक है, ये देखें इमेजेस हैं, इन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये सारे इमेज हैं। ये मैं एक एक को क्लिक करता जा रहा हूँ तो ये सारे इमेजेस हैं, ये इमेज इन्होंने रखे हुए हैं। ये नीचे मैं आता हूँ तो JS का एक फ़ोल्डर है और इसके अंदर JS की फाइल्स हैं। ये देखें JS की जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं। ये देखें जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं। तो ये कंप्लीट जो क्लाइंट साइड कोड है, स्टूडेंट माइंडेड क्लाइंट साइड जो कोड है वो आप यहाँ पे पूरा इस पेज का देख सकते हैं। सर्वर साइड कोड आप नहीं देख सकते। ओके, क्योंकि जब आप किसी वेबसाइट को URL के जरिए एक्सेस करते हैं तो क्या होता है कि ये रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर पे जहाँ पे वो वेबसाइट पड़ी हुई है, और उस वेब सर्वर से क्या होता है कि वो डेटा जो आपको रिक्वायर्ड है वो डेटा उठाया जाता है डेटाबेस से और फिर आपको भेजा क्या जाता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह जो क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं उनके ज़रिए आपको वो वेब पेज जो है वो डिस्प्ले कराया जाता है। ठीक है, इसके नीचे अगर आप देखें तो बहुत सारे और ये रिसोर्सेज हैं, ये बूटस्ट्रैप है ये। ठीक है, तो ये सारी आ जाती हैं किसके अंदर, सोर्स के अंदर। आप नेक्स्ट नेटवर्किंग में अगर आएँ तो ये भी एक बहुत आउटस्टैंडिंग टूल है। नेटवर्किंग में आप कंप्लीट देख सकते हैं कि जो आपकी जो है वो रिक्वेस्ट गई है और रिस्पांस आया है वो कैसे गया है, क्या रिक्वेस्ट गई है, क्या रिस्पांस आया है और कितने टाइम में आया है और उस रिस्पांस में क्या क्या डेटा था। ठीक है, आप XHR को सिर्फ सेलेक्ट करें यहाँ पे, ये XHR, तो ये सिर्फ जो आपका एजेक्स भी एक क्लाइंट साइड एक टूल है जो हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसका जो रिस्पांस आएगा वो आपको बताएगा। ये JS को आप सिर्फ सेलेक्ट करें तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट का आपको जो है वो बताएगा। ये देखें मैंने JS को सिलेक्ट किया तो इसने नीचे सारी JS की फाइल्स हैं वो शो इसने कर दी हैं। ओके, तो अगर मैं CSS को सिलेक्ट करता हूँ तो इसने ये सिर्फ CSS को मुझे शो करेगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो मैंने पेज को रिफ़्रेश किया, दोबारा रिक्वेस्ट की, दोबारा रिस्पांस आया, तो ये देखें आपने इसने ये सारी CSS की फाइल्स इसने इस नीचे वाले इस पोर्शन में इसने शो कर दी हैं। ओके, अगर मैं दोबारा इमेजेस पे क्लिक करता हूँ, ये नेक्स्ट,
ठीक है। तो ये इसने सारे इमेज शो कर दिए हैं। अगर ना शो करे आप ऊपर से रिफ्रेश करें पेज को, दोबारा रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पांस आएगा, तो ये देखिए इसने सारे जो इमेजेस हैं वो आपको ये नीचे शो कर दिए हैं। ये मैं किसी एक पे क्लिक करूं तो ये देखें, ये राइट साइड पे वो इमेज शो हो गया है, ये इमेज शो हो रहे हैं, ये सारे इमेज शो हो रहे हैं। ओके, तो इसके बाद ये आगे मीडिया, ठीक है। ये मीडिया में आपकी MP3, आपकी ऑडियो की जो भी फाइल्स होती हैं वो आपको शो हो जाती हैं। ये देखिए ऑडियो की फाइल है एक, ठीक है। इस तरह फॉन्ट में आपकी फॉन्ट की सारी फाइल्स जितनी भी पड़ी हुई हैं वो भी, ये भी एक टेक्स्ट फाइल की तरह होती है, तो ये भी आपको, ये सारी फाइल्स आपको एक्सेसिबल हैं। ये डॉक्यूमेंट फाइल्स, ये WS, ये बहुत ज़्यादा है इसमें स्टूडेंट। आपके पास जितना भी डेटा आता है वेबसाइट के वो सारे का सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये नेटवर्क के अंदर होता है, नेटवर्क के, ठीक है, ये टूल के अंदर। उसके बाद परफॉर्मेंस में आप चेक कर सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है वेब पेज के लोड होने की। मेमोरी में आप चेक कर सकते हैं कि ये कितनी मेमोरी आपके इस सर्वर, इसके आपके क्लाइंट पे, आपके ब्राउज़र पे कितनी मेमोरी ले रही है। इसमें कौन कौन से जो है इसमें वो ये कुकीज़ क्रिएट कर रही है। स्टूडेंट, एक कुकी भी एक चीज़ होती है कि आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो आपके ब्राउज़र पे बहुत सारी चीज़ें वो वेबसाइट जो है वो सेव करती रहती है, ठीक है। इस तरह ये आगे एप्लीकेशन का है, ये सिक्योरिटी का आप सारा देख सकते हैं कि आप ये कितना सिक्योर है जिस वेब पेज को आपने एक्सेस किया है। ये देखें एक वैलिड HTTPS यानी ये सिक्योर है। इसके बाद आप इस वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं कंप्लीट, कि ये वेबसाइट का पूरा ऑडिट हो जाए, जिसमें पता चलेगा कि भाई ये वेबसाइट जो है इसकी परफॉर्मेंस कितनी है, इसमें पेज कौन कौन से हैं, ये मोबाइल फ्रेंडली है या मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से इमेजेस हैं, इमेजेस इसके अच्छे हैं नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पेज को आप अगर ये लेफ़्ट साइड पे हैं तो यहाँ पे ये एक टॉगल डिवाइस टूल बार, ओके, ये अगर आप देखें यहाँ पे ये टॉगल डिवाइस टूल बार, इसको अगर आप क्लिक करें तो ये आपको मोबाइल वर्जन दिखा देगा, ठीक है। ये देखें, ये मोबाइल फॉर्मेट में आपको ये शो हो रहा है। अगर आप देखें तो मोबाइल फॉर्मेट में मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये मोबाइल फॉर्मेट इसका शो हो गया है। ये देखें, अब मोबाइल फॉर्मेट में ये बहुत स्लो लोड हो रही है, यानी मोबाइल फॉर्मेट में इसकी स्पीड कम है। अगर आप ऊपर पे आए तो ये रिस्पॉन्सिव के नीचे ये गैलेक्सी S3 पे कैसी नज़र आएगी, ये देखें गैलेक्सी S3 पे ऐसी नज़र आएगी। और आप यहाँ ऊपर ले जाएं तो ये एक सर्कल सा इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखें, इसके टूल बार आप देख सकते हैं, इसको आप ऐसे ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मोबाइल को आप करते हैं, ठीक है। ये इस तरह आप गैलेक्सी के नीचे ये Moto G4 पे कैसे नज़र आएगी, ये डिफरेंट मोबाइल्स पे, ये iPad पे कैसे नज़र आएगी, ठीक है। और इसी तरह ये आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे आप मोबाइल को रोटेशन करते हैं। ये देखें, ये रोटेट, ये ओरिएंटेशन इसकी चेंज हो गई है, ठीक है। ओके, एक तो हो गया ये कि आप कंप्लीट जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप इसको साथ साथ चेक करते रहते हैं कि ये मोबाइल पे कैसी नज़र आएगी। मैं आप दोबारा क्लिक करके इसको जो डेस्कटॉप पेज है इस पे आता हूँ। अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि आप अगर यहाँ पे एक और फीचर है, ये लेफ़्ट साइड पे ये वाला, इस पे अगर आप क्लिक करें, एक बार क्लिक करने के बाद आप इधर आएँ तो आप जिस चीज़ के ऊपर माउस लाएंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। ये देखें, इसके ऊपर मैं माउस लाया हूँ, ये हाईलाइट हो गया है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ डिजिस्किल, ओके। इसको मैं क्लिक करता हूँ। जो ही मैंने क्लिक किया तो नीचे अगर आप देखें तो ये इसका जो कोड है वो यहाँ पे ये H2, और ये देखिए इसको मैंने ओपन किया है तो ये इज़ डिजिटल स्किल ये नज़र आ गया, ठीक है। तो ये इसका कोड है, यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हैं, ओके। मैंने इसको डबल क्लिक किया और ये देखिए मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। और मैं डिजिस्किल की बजाय लेट्स को यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक इलम, और इसको मैं साइड पे जाकर कहीं क्लिक करता हूँ तो अगर आप देखें तो ऊपर आपका ये चेंज हो गया है, व्हाट टेक इलम, ओके। इसी तरह आप इसका यहाँ पे पूरे पेज का जो है वो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, आप किसी का कलर चेंज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, आप इमेज चेंज कर सकते हैं। कंप्लीट कंट्रोल आपके पास है, क्योंकि इस पूरे पेज का
जो कोड है HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का, एजेक्स का, ठीक है, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, हर चीज़ आपके पास अब अवेलेबल है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये आपके पास अवेलेबल है सिर्फ यहाँ क्लाइंट साइड पे, आपके पास क्लाइंट साइड पे ये अवेलेबल है, सर्वर साइड पे जो है वो कोड आपका चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने चेंज किया, ये क्या हो गया, टेक इलम मैंने लिख दिया, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर से रिफ्रेश करता हूं, ओके, मैंने रिफ्रेश किया, अगर अब आप देखें तो क्या हुआ, पेज दोबारा लोड हुआ सर्वर से, और अब वही जो सर्वर पे एक्चुअल लिखा हुआ था वही यहाँ पे सामने डिस्प्ले हो गया। तो ये है ना इम्पोर्टेंट टूल। इस टूल को अगर आप समझ जाएं तो इससे ज़्यादा अच्छा टूल वेब डेवलपमेंट के लिए मुझे नहीं नज़र आया। ये गूगल क्रोम में भी है और फायरफॉक्स में भी है। ओके, फायरफॉक्स में भी आप डेवलपर्स टूल को ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये इंट्रोडक्टरी था एक HTML के कोर्स स्टार्ट करने से पहले मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एटलीस्ट आप इतनी नो हो, आपको इतनी फैमिलियराइजेशन हो वेब के बारे में कि वेब के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और वेब पे कैसे क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन हो रही होती है। ठीक है, तो HTML जो इटसेल्फ लैंग्वेज है ये टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है। टैग यानी इसमें लिखे जाते हैं और उन टैग्स के अंदर फिर टैग्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। अब मैं देखता हूं कि टाइम कितना हो गया है, मेरा ख्याल है टाइम जो है वो 46, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड ये एडिटर डाउनलोड कर लें, और भी आप कोई सब कर सकते हैं, लेकिन मैं ये यूज़ करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड आप डाउनलोड कर लें, और इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे इंस्टॉल है। मैं ये विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, ये वाला है, ये आइकन इसका होगा, ये इतना ज़्यादा साइज नहीं है इसका। ठीक है, इस विजुअल स्टूडियो कोड को मैं यूज़ करूँगा, इसको ओपन करके इसमें HTML की जो कोडिंग है वो मैं करूँगा। तो आप इसको करें, या और भी बहुत सारे हैं, सबलाइम टेक्स्ट है, ऑटो है, इस तरह अडोबे के हैं, मतलब बहुत सारे हैं। आप अगर करें तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो मैं इसमें कोडिंग करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा जो HTML है इस पे फोकस करेंगे कि HTML के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और HTML के को कैसे जो है HTML में कोडिंग की जाती है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।